नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन में कहा, किसी भी बुनियादी ढांचे का विकास जन केंद्रित होना चाहिए। प्रधानमंत्री आज शाम डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के साथ वार्ता की। भारतीय जीवन बीमा निगम का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आज से आम निवेशकों के लिए खुला। सरकार ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की। वर्ष 2019 में 2 करोड़ 48 लाख बच्चों ने जन्म लिया। वर्ष 2020 में ये घटकर 2 करोड़ 42 लाख हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के समापन सत्र में शांति और विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए गए ठोस प्रयासों की प्रशंसा की। हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आज से गोवा में शुरू हो रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के प्ले ऑफ मैचों के कार्यक्रम की घोषणा की। और आज आईपीएल क्रिकेट में पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, तेलंगाना के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने निजाम की रजाकार सेना और अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जातिवाद और भूस्वामियों के खिलाफ उनके संघर्ष ने अनेक लोगों को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इस महान क्रांतिकारी का निधन 1985 में हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्याला इलम्मा। इन्हें चकाली इलम्मा के नाम से भी जाना जाता है। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला। भाग्यशाली विजेता हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आशापुर के केशव प्रसाद। वाराणसी से मैं प्रोफेसर केशव प्रसाद विकसित रिटायर्ड अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर बहुत खुश हूँ। आकाशवाणी मेरे रोम रोम में बसी है। चुपचाप अपना बलिदान करने वाली आत्माएं ही किसी देश को बचा सकती है। उन सारे बलिदानियों को मेरा सत सत नमन और आकाशवाणी को हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 9 मई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सबसे गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। चौथे आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि किसी भी बुनियादी ढांचा विकास में लोगों को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा लोगों के लिए है जो उन्हें समान तरीके से उच्च गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और संधारणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली तथा परिवहन के क्षेत्रों और प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए बुनियादी सेवाओं में वृद्धि कर रहा है। People must be at the heart of any infrastructure growth story, and that is exactly what we in India are trying to do. As we scale up the provision of fundamental services in India, from education to health, from drinking water to sanitation, from electricity to transport and much more, we are also tackling climate change in a very direct way. That is why at COP26 we have committed to attain net zero by 2070 in parallel with our developmental efforts.
श्री मोदी ने कहा कि संगठन ने 2.5 साल की अवधि में ही महत्वपूर्ण पहल की और बहुमूल्य योगदान दिया। CDRI's work on strengthening the resilience of power system has already benefited communities in coastal India by reducing the duration of power disruption during cyclones. It has the potential to contribute to the resilience of global connectivity. The global assessment of disaster resilience of infrastructure system that is being led by CDRI will help create global knowledge that would be immensely valuable. प्रधानमंत्री मोदी आज डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इन 5 देशों को उत्तरी यानी नॉर्डिक देश कहा जाता है। ये सम्मेलन डेनमार्क आयोजित कर रहा है। श्री मोदी आइसलैंड के प्रधानमंत्री कात्रीनिया कोब्सडोतिर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोर, स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डालिना एंडरसन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सन्ना मैरिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच न केवल लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य हैं, बल्कि दोनों देशों में ऐसी शक्ति भी है जो एक दूसरे की पूरक हैं। श्री मोदी ने कहा कि डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। व्यापार सुगमता और आर्थिक सुधारों से इन कंपनियों को भारत में लाभ हो रहा है। हमने भारत EU रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की बैठक अत्यधिक सार्थक रही। उन्होंने कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें भारत में उत्कृष्टता केंद्र और स्मार्ट प्रयोगशालाओं सहित सुरक्षित तथा स्वच्छ जल के बारे में सहयोग का समझौता शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने कोपेनहेगन में बेला सेंटर में भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पेशेवर और व्यापारी वर्ग के 1000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समावेशी और सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की ताकत है, जो हमें प्रत्येक क्षण जीवन का एहसास दिलाती है। नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से अलग नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोर से मुलाकात की। पिछले वर्ष अक्टूबर में श्री योनास के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच ये पहली बैठक थी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में जारी गतिविधियों की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने नीली अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं, हरित जहाजरानी, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अंतरिक्ष सहयोग, स्वास्थ्य, संस्कृति और दीर्घावधि बुनियादी ढांचा निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के बारे में भी वार्ता की गई। यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए पेरिस में रुकेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और तेज गति से विकास लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना की है। वो आज असम के तामुलपुर जिले में बोडो साहित्य सभा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने बोडो भाषा के विकास और प्रचार के लिए बोडो साहित्य सभा के प्रयासों की सराहना की और कहा कि भाषा की रक्षा तथा संरक्षण करना समाज का कर्तव्य है। बोडो साहित्य सभा के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी भाषा के साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले रामनाथ कोविंद देश के पहले राष्ट्रपति हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इस अवसर पर कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न समुदायों की जनजातीय भाषाओं से देश मजबूत होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भाषा हमारी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देती है। इस सम्मेलन में बांग्लादेश, नेपाल, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से आए बोडो भाषी लोगों ने भाग लिया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का IPO आज निवेशकों के लिए खुल गया है। ये 9 मई तक खुला रहेगा। एक शेयर का मूल्य 902 रुपए से 949 रुपए तय किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने LIC के 22 करोड़ 13 लाख से अधिक शेयर बेचकर इससे 2 खरब 10 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC का IPO मूल्य 902 रुपए से लेकर 949 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में निवेश कर सकते हैं। LIC ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपए प्रति शेयर की छूट दी है। वहीं पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर की छूट मिलेगी। सरकार LIC में 22 करोड़ 13 लाख शेयर बिक्री के माध्यम से अपनी 3.5% हिस्सेदारी का विनिवेश कर रही है। इस IPO के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लगभग 21,000 करोड़ रुपए जुटाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में वर्ष 2020 में जन्म दर में कमी आई है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 2 करोड़ 48 लाख बच्चों ने जन्म लिया। वर्ष 2020 में ये घटकर 2 करोड़ 42 लाख हो गई। ये जन्म दर में लगभग 2.4% की कमी को दर्शाती है। सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने कहा कि रिपोर्ट में शामिल जन्म और मृत्यु की संख्या वास्तविक संख्या है जो देश भर में लगभग 3 लाख पंजीकरण इकाइयों से एकत्र की जाती है। लगभग 3 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन यूनिट्स हैं, वहां से ये डेटा आता है, उसको प्रमाणित किया जाता है और फिर ये डेटा एंटर होता है सिस्टम में। स्टेट्स उसको एनालाइज करते हैं और स्टेट्स पीरियोडिकली एक टाइम बाउंड तरीके से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को देते हैं। आज जो हमारे पास जो डेटा सामने आया है सन 2020 का है। It is a routine system which is well established, which is under the law and in a very systematic. It is a very federal system where states are playing the key role and Registrar General of India का जो ऑफिस है उसको कोऑर्डिनेट करता है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 189 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 3,205 नए मामलों की पुष्टि हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटे में कुल 2,802 मरीज ठीक हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय ने इस साल अप्रैल महीने के लिए रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अप्रैल माह की पेंशन की प्रक्रिया के दौरान ये बात सामने आई कि लगभग 3,30,000 पेंशन भोगियों की वार्षिक पहचान को अपडेट नहीं किया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि 25 अप्रैल तक इनमें से 2,65,000 से अधिक पेंशन भोगियों की पहचान को अपडेट कर लिया गया है और उन्हें पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन में कहा, किसी भी बुनियादी ढांचे का विकास जन केंद्रित होना चाहिए। प्रधानमंत्री आज शाम डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिकसन के साथ वार्ता की। भारतीय जीवन बीमा निगम का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आज से आम निवेशकों के लिए खुला। सरकार ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की। वर्ष 2019 में 2 करोड़ 48 लाख बच्चों ने जन्म लिया। वर्ष 2020 में ये घटकर 2 करोड़ 42 लाख हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के तुमुलपुर में बोडो साहित्य सभा के समापन सत्र में शांति और विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए गए ठोस प्रयासों की प्रशंसा की। हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आज से गोवा में शुरू हो रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के प्ले ऑफ मैचों के कार्यक्रम की घोषणा की और आज आईपीएल क्रिकेट में पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा है कि देश का लक्ष्य सम्मान, बातचीत, सहयोग, शांति और समृद्धि के साथ क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा हासिल करना है। वे आज कोच्चि के नौसेना केंद्र में आयोजित अलंकरण समारोह में नौसैनिकों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर बोल रहे थे। समारोह में कुल 34 पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों की घोषणा स्वतंत्रता दिवस इसे कृपया दोबारा सुन लीजिए। इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की लेकर आ रहा है एक झलक। उठो गो भारत लक्ष्मी, उठो आजी जगत जनपुजा, दुख दैन्य सबनाशी आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अतुल कृष्ण घोष को याद करते हैं, जिनका 4 मई 1966 को निधन हो गया था। अतुल कृष्ण युगांतर समूह और अनुशीलन समिति से जुड़े थे। उनके महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन के साथ घनिष्ठ संबंध थे।
अतुल कृष्ण का जन्म 1890 में नादिया जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक के अपने अंतिम वर्ष में वो बाघा जतीन से जुड़ गए और अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बाघा जतीन ने हावड़ा साजिश मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद 1911 में समिति की गतिविधियों की जिम्मेदारी अतुल कृष्ण को सौंप दी और कोलकाता छोड़ दिया। अतुल कृष्ण ने एक आयोजक के रूप में क्रांतिकारियों को आश्रय दिया। बाद में अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों ने अतुल कृष्ण घोष के नेतृत्व में सेवा समिति की एक नई शाखा का गठन किया। इस दौरान अतुल कृष्ण ने रास बिहारी बोस, गुरदीप सिंह और अन्य कोमागाटा मारू देशभक्त तारकनाथ दास सहित कई क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा। हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में अतुल कृष्ण घोष और बाघा जतीन ने जर्मनी में हथियार हासिल करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति शुरू करने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों को स्थिति की जानकारी हो गई और उन्होंने बालेश्वर पर हमला कर दिया, जहां हथियार पहुंचाए जाने थे। बाघा जतीन इस कार्रवाई में शहीद हो गए और अंग्रेजों ने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए। अतुल कृष्ण को बाघा जतीन की मृत्यु से बड़ा धक्का लगा। उन्हें 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल बाद रिहा किया गया। 4 मई 1966 को अतुल कृष्ण का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी कैसमबल्ली चेंगल राय रेड्डी को भी आज के दिन याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मई 1902 को कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। रेड्डी को मैसूर रियासत में महाराजा के शासन के स्थान पर एक स्थिर सरकार बनाने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। आजादी के बाद रेड्डी मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1956 में जब ये भारत संघ के भीतर भाषाई रूप से एक सजातीय कन्नड़ भाषी राज्य बना, तो इसका काफी विस्तार हुआ और बाद में इसका नाम बदलकर कर्नाटक राज्य कर दिया गया। रेड्डी बहुत छोटी उम्र से ही एक क्रांतिकारी बन गए थे। उन्होंने 1930 में लॉ स्कूल से स्नातक होने के बाद प्रजा पक्ष की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मैसूर रियासत में एक स्थिर सरकार स्थापित करना और किसानों के हितों का समर्थन करना था। ये संगठन जल्द ही प्रजा मित्र मंडली के साथ जुड़ गया और 1934 में प्रजा संयुक्त पक्ष या मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के रूप में एकजुट हो गया। केसी रेड्डी 1935 से 1937 तक मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। 1937 के बाद फेडरेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई। रेड्डी ने इसके अध्यक्ष के रूप में मैसूर कांग्रेस का नेतृत्व भी किया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रेड्डी मैसूर राज्य में एक जिम्मेदार राज्य सरकार की मांग को लेकर मैसूर चलो आंदोलन में सबसे आगे थे। वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बने। This is All India Radio, Bangalore and Bhadravati. Sri K.C. Reddy speaks on Gandhiji and independence. Many countries gained their independence before and some later than India did. But what is remarkable about Indian independence is that it was achieved by non-violent means instead of resorting to violence. This aspect of Indian independence will ever be enshrined in the temple of history as unique and deserving of homage and adoration. मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद उन्हें 1952 में मैसूर विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद वे 1952 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य और 1957 से 1962 तक कोलार से लोकसभा के सदस्य बने। रेड्डी ने 1965 से 1971 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 1976 में मृत्यु तक रेड्डी लोगों की सेवा करते रहे। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 4 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस वर्ष के आईपीएल के प्ले ऑफ और फाइनल मैच के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्ले ऑफ के क्वालीफायर मैच 24 मई से शुरू होंगे। फाइनल मैच 29 मई को होगा। पहला क्वालीफायर और एलिमिनेटर कोलकाता में होगा, जबकि दूसरा क्वालीफायर मैच और फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आज से गोवा में शुरू हो रही है। इसमें 8 समूहों में 29 टीमें भाग लेंगी। क्वार्टर फाइनल मैच 12 मई को और सेमीफाइनल मैच 14 मई को खेले जाएंगे। खिताबी मुकाबला 15 मई को होगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का अपशिष्ट प्लास्टिक पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया गया है। खोपोली क्षेत्र में स्थित ये संयंत्र 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें प्रतिदिन 1600 किलोग्राम इस्तेमाल किए गए नरम प्लास्टिक कचरे की रिसाइकिल करने की क्षमता है। यह रिसाइकलिंग प्लांट राज्य में अपनी तरह का पहला प्लांट है। यह प्लांट प्लास्टिक कचरे के कुशल छटाई के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करता है तथा हॉट वॉशिंग की प्रक्रिया से रिसाइकिल किए गए वस्तुओं को संक्रमण मुक्त करता है, ताकि उससे बनाए गए नए वस्तुओं को निसंदेह घरेलू कामों के लिए उपयोग किया जा सके। यह प्लांट भारत में उपभोक्ता वस्तुओं की पैकेजिंग का व्यवसाय करने वाली फिनलैंड की कंपनी हुतामा के द्वारा 9 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। यह हुतामा की फाउंडेशन के क्लोज द लूप पहल के तहत है, जो अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी उपभोक्ता उत्पाद बनाने की प्रक्रिया के उद्देश्य से शुरू किया गया है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केरल में शनिवार तक कहीं कहीं गरज के साथ तेज वर्षा जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम और इडुक्की जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। इडुक्की में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज और कल भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक पूरे राज्य में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धूल भरी तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में तेज हवाएं चलने के साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। गिलगित और लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन में कहा, किसी भी बुनियादी ढांचे का विकास जन केंद्रित होना चाहिए। प्रधानमंत्री आज शाम डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के साथ वार्ता की। भारतीय जीवन बीमा निगम का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आज से आम निवेशकों के लिए खुला। सरकार ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की। वर्ष 2019 में 2 करोड़ 48 लाख बच्चों ने जन्म लिया, जबकि वर्ष 2020 में ये घटकर 2 करोड़ 42 लाख हो गए।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के समापन सत्र में शांति और विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए गए ठोस प्रयासों की प्रशंसा की। और हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आज से गोवा में शुरू हो रही है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।